दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उससे न कि आपका दिमाग बल्कि आपका पूरा शरीर सन्न पड़ जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई कातिल इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। मोनिका गुड्डे की है। 6 अक्टूबर 2016 प्रतिदिन की तरह उनकी मेड सुबह 9 बजे उनके फ्लैट के दरवाजे पर आती है और रूम का डोर बेल बजाती है, लेकिन अंदर से मोनिका का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। जिसके बाद वो दरवाजा भी खटखटाती है और आवाज़ें भी देती है, लेकिन फिर भी न तो अंदर से कोई आवाज़ आती है और न ही वो दरवाज़ा खुलता है। जिसके बाद मेड मोनिका गुड्डे के भाई जयवंत को फ़ोन करके सारी बात बताती है। जयवंत भी कई बार मोनिका के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन उसे भी उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता और थक हार कर वह मोनिका के पड़ोसन के पास फ़ोन करता है और डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। कुछ ही देर में पड़ोसन डुप्लीकेट चाबी लेकर वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो जैसे ही डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलती है तो उसके आंख फटे के फटे रह जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद फौरन गोवा पुलिस को सूचना दी जाती है। गोवा पुलिस भी कुछ ही मिनटों में सपना राज वैली फ्लैट पहुंच जाती है और मोनिका गुड्डे के रूम में पहुंचने के बाद जो उन्हें भी दिखाई देता है उसे देखकर वे भी दंग रह जाते हैं। पुलिस देखती है कि मोनिका के बेडरूम में उसकी लाश पड़ी हुई है। उसके दोनों हाथ रस्सी से बेड में बांधे हुए हैं और उसके कमर से नीचे तक कोई भी कपड़े नहीं है। जिसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कमरे की तलाशी शुरू करती है। तलाशी में पुलिस को किचन से कुछ अंडों के छिलके मिलते हैं जो जमीन पर पड़े हुए थे। वहीं मोनिका के पर्स से कुछ डेबिट कार्ड के बिल भी मिलते हैं। वहीं घर में जिस तरह से सामान व्यवस्थित थे उससे पुलिस को चोरी की भी संभावना नहीं लगती और न ही ऐसा कोई सबूत मिलता है जिससे जांच को आगे बढ़ाया जाए। जिसके बाद पुलिस सपना राज वैली में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि न तो किसी ने कोई चिल्लाने की आवाज़ सुनी और न ही उन्होंने किसी संदिग्ध को अंदर आते हुए देखा। जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों की तरफ रुख करती है ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन यहाँ भी पुलिस को नाकामयाबी ही मिलती है। सपना राज वैली में कोई भी कैमरे नहीं लगे हुए थे, जिससे पुलिस बेहद उलझन में पड़ जाती है कि आखिर ऐसी दर्दनाक हत्या किसने की है। वहीं दूसरी ओर जब ये खबर पब्लिक में आई तो पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है। वहीं न्यूज़ चैनल वाले भी सिर्फ मोनिका गुड्डे की चर्चा कर रहे थे और धीरे धीरे यह खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर मोनिका गुड्डे की हत्या किसने की है। इसी बीच मोनिका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मोनिका के मरने से पहले उसका बलात्कार किया गया है, जिसके बाद दम घुटने से उसकी मौत हुई है। पुलिस को लगता है कि इसमें कोई आपसी रंजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस को सभी से यही जानकारी मिलती है कि मोनिका काफ़ी व्यवहारिक महिला थी, उनका किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जिसके बाद पुलिस मोनिका के पति से भी पूछताछ करती है, लेकिन वहां से भी उन्हें कुछ खास हासिल नहीं होता है। अब तक की जांच में पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि जांच आगे बढ़ाई जाए, लेकिन इसी जांच पड़ताल के बीच एक पुलिस वाले के दिमाग में एक बात खटकती है कि जांच में मोनिका के पर्स से कुछ डेबिट कार्ड के बिल मिले थे, लेकिन पूरी तलाश के दौरान उसका डेबिट कार्ड कहीं नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस बैंक पहुंचती है और इस बिल के हेल्प से डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगती है, तो पता चलता है कि 6 अक्टूबर के दिन ही पणजी से करीब 4 किलोमीटर दूर सुबह सुबह इस डेबिट कार्ड का उपयोग किया गया था, जबकि 6 अक्टूबर के दिन तो मोनिका की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस उस एटीएम पहुंचती है और जब एटीएम के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो एक लड़के की वीडियो नजर आती है जिसने मोनिका के एटीएम से पैसे निकाले थे। जिसके बाद पुलिस उस लड़के की फ़ोटो निकालती है और सपना राज वैली जाकर वहां रहने वाले लोगों को उसकी फ़ोटो दिखाती है। लोग फ़ोटो देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि इसका नाम राजकुमार है और ये पहले यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। कुछ महीने पहले इसने यहाँ चोरी की थी, जिस वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पहली बार पुलिस को एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा था। जिसके बाद पुलिस इसकी कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि यह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है और पहले भी इसके ऊपर कई और चोरी के आरोप लगे हुए हैं। चूँकि राजकुमार को पकड़ने के लिए पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था,
इसलिए पुलिस डेबिट कार्ड के अगले ट्रांजैक्शन का इंतजार करने लगती है। जिसके 2 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी बेंगलुरु में उस डेबिट कार्ड का यूज किया गया है। जिसके बाद गोवा पुलिस बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती है और राजकुमार को पकड़ने के लिए बोलती है। बेंगलुरु पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है और लोकेशन के आधार पर उस एटीएम मशीन के पास जा पहुंचती है और उसमें लगे कैमरे को चेक करती है तो पता चलता है कि गोवा पुलिस ने जिस शख्स की फोटो भेजी थी वही शख्स यहाँ भी डेबिट कार्ड का यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस वहाँ के आसपास के होटलों और दुकानों में उसका फोटो लेकर पूछताछ करती है। तभी कुछ देर बाद पुलिस को एक होटल पर पता चलता है कि इस शक्ल का एक आदमी हमारे होटल पर ठहरा हुआ है, लेकिन अभी वो कुछ देर पहले बाहर गया हुआ है। जिसके बाद पुलिस होटल के बाहर सादी वर्दी में राजकुमार का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद यानी लगभग 1:20 पर जैसे ही राजकुमार होटल में वापस आता है वैसे ही बेंगलुरु पुलिस उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद गोवा पुलिस को सौंप दिया जाता है और मोनिका गुड्डे हत्याकांड के 2 दिनों के भीतर हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होता है। जिसके बाद पुलिस जब उससे पूछती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बोलता है कि हाँ, मैम का मर्डर मैंने ही किया है। जिसके बाद गोवा पुलिस उससे ऐसा करने की वजह पूछती है। तब राजकुमार जो कहानी बताता है उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। ये जानने से पहले आपको मोनिका गुड्डे के बारे में समझना होगा, यानी मोनिका गुड्डे कौन थी। 38 वर्षीय मोनिका गुड्डे मुंबई के एक पूर्व जज रमेश गुड्डे की बेटी थी जो इंडिया की पहली परफ्यूम एक्सपर्ट बनी। चूँकि मोनिका पहले एक फोटोग्राफर थी, लेकिन बाद में उन्होंने परफ्यूम पर रिसर्च करना शुरू किया और धीरे धीरे वे देश की सबसे बेहतरीन परफ्यूम एक्सपर्ट के तौर पर उभर गईं और साल 2015 के बाद वे एक जाना माना नाम बन गई जिनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था। वहीं साल 2004 में उन्होंने राम मथुरम से शादी भी किया था, लेकिन कुछ आपसी विवाद के चलते वे अपने पति से दूर रहती थी और कुछ समय बाद 2016 में उन्होंने गोवा में शिफ्ट होने का फैसला किया। जिसके बाद जून 2016 में उन्होंने गोवा के पणजी में सपना राज वैली में एक बड़ा फ्लैट किराए पर लिया और यहाँ अकेले रहने लगी। और ये वही टाइम था जब पहली बार राजकुमार ने मोनिका गुड्डे को देखा था, तो उन्हें देखते ही उसके अंदर मोनिका के लिए प्यार बस गया। गोवा में शिफ्ट होने के बाद मोनिका का काम बेहद अच्छा चल रहा था और वे एक सेलिब्रिटी जैसा जीवन जी रही थी। लेकिन इधर राजकुमार एक सिक्योरिटी गार्ड था और गार्ड होने की वजह से वह मोनिका को बहुत कम देख पाता था। लेकिन उसके अंदर मोनिका गुड्डे को लेकर जो चाहत जगी थी वो मजबूर करती कि वह मोनिका से मिले और उससे बात कर सके। जिसके बाद वह मोनिका से रोज रोज मिलने के लिए आइडिया ढूंढने लगा और एक दिन उसके दिमाग में एक काफ़ी अच्छी योजना भी आई। उसने सपना राज वैली के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो अपने पार्ट टाइम में वहाँ की गाड़ियों की धुलाई करेगा। मैनेजमेंट ने भी सोचा कि चलो इससे कॉलोनी वालों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और राजकुमार कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेगा। लेकिन राजकुमार के मन में तो कुछ और ही घूम रहा था। जिसके बाद वो मोनिका के फ्लैट पहुंचता है और उससे कहता है कि आज से मैं कॉलोनी वालों का कार धोने का भी काम करूंगा। जिसके बाद वो मोनिका से भी पूछता है और वो भी कार धुलवाने के लिए हाँ कह देती है। जिसके बाद वो गाड़ी धोने का काम शुरू कर देता है और इसी बीच मोनिका की गाड़ी की चाबी देने और लेने के बहाने वो हमेशा उसके फ्लैट पहुंच जाता और उसका एक झलक भी देख लेता। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। राजकुमार अपनी ड्यूटी करता और कॉलोनी के लोगों की गाड़ी साफ करने के साथ मोनिका की गाड़ी साफ करता। लेकिन कुछ दिनों बाद मोनिका की एक छतरी उसकी गाड़ी के अंदर से गायब हो जाती है और मोनिका का शक सीधे राजकुमार की तरफ जाता है, क्योंकि गाड़ी को या तो मोनिका खोलती या कार सफाई करने के लिए राजकुमार खोलता। जिस वजह से मोनिका उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है और उस कॉलोनी के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करती है। कॉलोनी का मैनेजमेंट भी इस बात को सीरियस लेता है और गार्ड रूम की तलाशी करता है जहां से मोनिका का छाता बरामद होता है और इसी वजह से राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके 2 महीने की सैलरी यानी 22,000 रुपये भी रोक दिए जाते हैं। जिसके बाद होता यह है कि जिस मोनिका को लेकर राजकुमार के अंदर एक चाहत और प्यार था वह नफरत और गुस्से में बदल जाता है। कुछ दिनों तक राजकुमार इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी का काम करता है,
लेकिन उसका कहीं भी अच्छे से मन नहीं लगता और वो फिर सपना राज वैली वापस आता है और मोनिका को अपनी चोरी की शिकायत वापस लेने के लिए बोलता है, लेकिन मोनिका उसको साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो गोवा छोड़कर मुंबई चला जाता है और वहाँ भी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन वहाँ भी जब उसको ढंग की नौकरी नहीं मिलती है तब उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। जिसके बाद 2 अक्टूबर 2016 को वह फिर से गोवा आता है, लेकिन इस बार जब वो गोवा आया तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह वापस 3 अक्टूबर 2016 को चुपके से सपना राज वैली पहुंचता है और देखता है कि मोनिका की कार वहां खड़ी है या नहीं, लेकिन वहां मोनिका का कोई भी कार दिखाई नहीं देता, जिससे उसे पता चल जाता है कि मोनिका अभी घर पर नहीं है। जिसके बाद वो वहीं पर छुप जाता है और मोनिका के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन जहां वो छुपा था उसे ये भी डर था कि वो पकड़ा न जाए। जिसके बाद वो सपना राज वैली के टॉप फ्लोर पर चढ़ जाता है और मोनिका का इंतजार करने लगता है। इस बीच वो कई बार सीढ़ी से नीचे उतरता और देखता कि मोनिका की गाड़ी पार्क हुई है या नहीं। 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर हो जाता है। राजकुमार पूरे 48 घंटे बिना कुछ खाए पिए उस छत पर बिता देता है, लेकिन मोनिका की कार अब भी सपना राज वैली नहीं आती। इस बीच उसके दिमाग में कई बार आता है कि छत से उतरकर बाहर चला जाऊं और जो सोच कर आया हूं उसे छोड़ दूं, लेकिन उसके अंदर का नफरत और गुस्सा ऐसा नहीं करने देती। 5 अक्टूबर की रात वह फिर से नीचे आता है, लेकिन इस बार मोनिका की कार पार्क थी, जिसका मतलब था कि वो घर पर आ चुकी है। जिसके बाद वो करीब 8 बजे चुपके से मोनिका के दरवाजे के बाहर पहुंचता है और बाहर लगे डोरबेल को बजाता है। जिसके बाद मोनिका दरवाजे का लॉक खोलती है। दरवाजा खोलते ही मोनिका कुछ समझ पाती, राजकुमार मोनिका को जोर से धक्का देता है और अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। जिसके बाद चाकू निकालता है और चाकू की नोक पर उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है कि यदि तुमने जरा से भी आवाज निकाली तो इस चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगा। जिसके बाद उसी चाकू की नोक पर वो मोनिका को उसके बेडरूम ले जाता है और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर उस बेड में बांध देता है। जिसके बाद राजकुमार कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो। मोनिका भी कहती है कि पैसे इस पर्स में हैं, तुम सारे पैसे रख लो, और ये भी बोलती है कि यदि ये पैसे कम हैं तो मेरा डेबिट कार्ड ले लो और एटीएम से सारे पैसे निकाल लेना। राजकुमार बोलता है कि मुझे डेबिट कार्ड यूज करना नहीं आता। जिसके बाद मोनिका डेबिट कार्ड से पैसे निकालने का पूरा प्रोसेस तक समझाती है और अपने डेबिट कार्ड का पिन भी बता देती है, और वो सोचती है कि अब राजकुमार उसे छोड़ देगा। लेकिन दूसरी ओर राजकुमार अंदर से एक कपड़ा लाता है और मोनिका के मुंह में डालकर उसका मुंह बंद कर देता है। जिसके बाद फ्रिज खोलता है और पानी पीकर उसके किचन जाता है और किचन में रखे हुए अंडे बाकायदा गैस पर उबालता है और 2 दिनों के लंबे भूख को शांत करता है। यह सब करते करते रात के लगभग 12 बज चुके थे और ये सब राजकुमार इतने आराम से इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता कि मोनिका घर पर अकेले रहती है और इतनी रात उसके बेडरूम में तो कोई आने वाला नहीं है। अंडे खाने के बाद वो मोनिका के पास वापस आता है और अपने मोबाइल में पॉर्न वीडियो लगाकर उसे जबरदस्ती देखने को कहता है। जिसके बाद वो उसके पैर के पास आता है और उसके पैर की रस्सी खोलकर उसके कमर के नीचे के सारे कपड़े निकाल देता है और वो अपने उस काम को करता है जिसकी वजह से वह यहाँ तक पहुँचा था, और वो फिर मोनिका का बलात्कार करता है। मोनिका जोर जोर से आवाज़ देती है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके मुंह तक ही सीमित रह जाती है क्योंकि उसके मुंह में राजकुमार ने कपड़ा डाल दिया था। घंटों तक अपनी हवस मिटाने के बाद रात करीब 2:30 बजे राजकुमार बेड से तकिया उठाता है और मोनिका के मुंह पर रखकर तकिया दबाने लगता है, और वो तब तक तकिया दबाता है कि जब तक कि उसकी सांस नहीं रुक जाती। जिसके बाद करीब 3 बजे वह बाथरूम जाकर नहाता है और वहाँ बियर्ड भी शेव करता है। जिसके बाद पैसे और डेबिट कार्ड लेकर 6 अक्टूबर की सुबह लगभग 3:30 बजे वह फरार हो जाता है और उसी सुबह पणजी के एक एटीएम से कुछ पैसे निकालता है और बेंगलुरु पहुंच जाता है, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। राजकुमार का पूरा बयान लेने के बाद पुलिस उस पर लूटपाट, बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है।